नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग ने कल जो आयामों को देखा, वो आयाम में हम सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखा। ठीक है, उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को देखा। नगर नियोजन से पहले हमने कुछ आपको फैक्ट भी बताया था कि यह अमुक अमुक फैक्ट हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी को इकट्ठा कर किए थे और आप लोगों ने नोट्स में उस चीज़ों को आपने लिखा है। ठीक है, अपने शैली में, अपनी भाषा में। ठीक है, और मैंने अंतिम, जब उस लेक्चर में अंतिम पड़ाव चल रहा था तो मैंने बताया था कि हम आपको रोज 10 से 15 क्वेश्चन देंगे, चाहे मौखिक हम बोल देंगे, आप लिख लेंगे या मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं बोर्ड में लिखने से पहले मैं आपको मौखिक बोल दूं उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स के एक पेज पर लिख लें। जो आगे जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का क्या नाम है कि वो आंसर है। ठीक है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर को आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आंसर को बोलने जा रहा हूं, उसको आप लिखेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, लिखिए, जातक कथाएं किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है। दूसरा, कालिदास किसके समकालीन थे। ठीक है, कालिदास किसके समकालीन थे। अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है तथा इसके लेखक कौन थे और ये किसके दरबार में थे। कौन, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो किसके दरबार में थे। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता का नाम बताइए। जो इतिहास के पिता हैं उनका क्या नाम है, उनको बताएंगे। अशोक के अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखी गई हैं, उसको आप बताएंगे। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप संबंधित बातें किस पुस्तक में कही गई हैं, ये मैं आपको बताया हूं, उसको आप लिखेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन थे, उसको आप लिखेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन थे, मैंने आपको बताया, उसको आप लिखेंगे। 3 विद्वान आए थे, आप उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, मैगस्थनीज किसके समकालीन थे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे और किसके समकालीन थे। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन, नीतिसार पुस्तक के लेखक कौन थे, उसको लिखेंगे आप। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन में आएंगे, हाथी गुफा अभिलेख तथा अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख तथा अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है, इसको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद बुकजोगोई अभिलेख पर कौन कौन वैदिक देवताओं के साक्ष्य देखने को मिले हैं, उसको आप लिखेंगे। ठीक है, किस अभिलेख में अशोक के नाम को देखने को मिलता है, मतलब कर रहा है किस अभिलेख में अशोक के नाम के अभिलेख देखने को मिले हैं, उसको आप लिखेंगे। 2 मैंने बताया था, जो है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, परिशिष्ट पर्व जो पुस्तक है किससे संबंधित है और किस धर्म की है। ठीक है, परिशिष्ट पर्व जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है और किस धर्म की है, अर्थात किसने इसको लिखा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, और किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, मैं ये आपको बताना है। ठीक है, किस फारसी विद्वान ने त्रिपक्षी संघर्ष को देखा था, मतलब किस फारसी विद्वान ने त्रिपक्षी संघर्ष को देखा था। मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसके माध्यम से हम आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता में और निखार ला सकें। ठीक है, और आपकी गुणवत्ता और निखर सके और आप पठन पाठन में और अग्रसर हो सकें। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा बिल्डअप होती है, जिससे और चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलती है। तो आप देर न करते हुए अपने चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। मैंने बताया है सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने 2 आयामों को पढ़ चुका है। दूसरा आयाम चल रहा था, जिसमें पहला आयाम था सिंधु सभ्यता के भौतिक विस्तार और दूसरा जो आयाम था सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन। नगर नियोजन में मैंने एक उसमें एक हम हेडिंग डलवा के छोड़ देते, सब हेडिंग थी, जिसमें था महत्वपूर्ण नगर। महत्वपूर्ण नगर, मैंने महत्वपूर्ण नगर हेडिंग डलवा के छोड़ा था। इसी महत्वपूर्ण नगर में आपको एक पढ़ना है मोहनजोदड़ो के बारे में। आप हेडिंग, इसी में एक हेडिंग करके लिखेंगे मोहन जो
मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो की क्या उपयोगिता है सिंधु घाटी सभ्यता में, इस चीज को हम समझते हैं। तो आप अपने नोट्स में इस चीज को लिखिए, महत्वपूर्ण नगर में ये जो सब टॉपिक किसका है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की ये क्या है, सब टॉपिक है, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो लिखेंगे। मोहनजोदड़ो बारे में लिखते हैं, आप लिखिए, मैं कुछ चीजों को लिखूंगा, आप अपने भाषा में चीजों को लिखेंगे। अगर मैं इस पे लिखने लगूंगा तो काफी समय लगेगा, जिससे लेक्चर और ज्यादा अधिक संख्या में बिल्डअप होगा, जिससे संख्या बढ़ेगी और आपको कंटेंट बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं आप अपने भाषा में चीजों को लिखें, ठीक है। ठीक, लिखिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा के, सिंधी भाषा के से प्रभावित है, सिंधी भाषा से प्रभावित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। मैंने बोला है कि सिंधी भाषा से प्रभावित है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पे था, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो था वह मोहनजोदड़ो जो था वह पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। कहाँ था, पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का एक जिला था लरकाना जिला में अवस्थित था। और किस नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर, सिंधु या सिंध नदी के तट पर था, ठीक है। आपने इतने चीजों को आपने लिखा होगा अपने नोट्स में, अपने भाषा के माध्यम से। फिर इसमें लिखते हैं कि जब मैं सिंधु घाटी में, जब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं या उत्खनन जो कार्य किया गया उसके उत्खननों को हम देखते हैं, तो हमने वहां पे हमें क्या क्या देखने की चीजें मिलती हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो देखने को जो मिलती है वो चीजें, उसको चीजों को हम देखते हैं। तो जो चीजें देखने को मिलती हैं, तो पहला जो मिलता है बृहद, क्या है, बृहद स्नानागार मिलता है, बृहद स्नानागार मिलता है, बृहद स्नानागार। मैंने अगले लेक्चर में स्नानागार के महत्व के बारे में आपको मैं चर्चा किया था, बताया था कि उसके क्या महत्व थे, उनकी कलाकृतियों को कैसे बनाया गया था, उनकी क्या उपयोगिता थी, सारी चीजों को मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज में यहाँ मिला है अन्नागार का साक्ष्य मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। और अन्नागार के बारे में भी मैं उसमें बताया हूँ कि अन्नागार जो था वह जब सरप्लस हो जाता था अनाजों का, तो उसे रखने के लिए एक ऊंचाई पर एक अन्नागार बनाया जाता था, जिसमें जीव जंतु उस फसल को क्षतिग्रस्त न करें, उससे बचाने के लिए अन्नागार में लोग चीजों को रखते थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो था कि अन्नागार मैंने बताया था हड़प्पा में देखने को मिलता है, नोट में भी लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि हड़प्पा में भी अन्नागार देखने को मिले हैं, और ये अन्नागार की जो संख्या है इस हड़प्पा में वो 6 है, ठीक है, 6 है। तो जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछ सकता है किन दो स्थानों पर हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, तो एक तो मोहनजोदड़ो हो सकता है होगा और हड़प्पा होगा। जब पूछा जाता है क्वेश्चन तो उसमें एक मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में से किसी एक स्थान को दिया जाता है, या आपको घुमाने के लिए दोनों ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जब इसमें चीज को देखने के प्रयास करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, पुरोहितों की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, पुरोहितों की मूर्ति का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है, पुरोहितों की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है। इस चीज को भी आप नोट करते रहिए। होता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके फैक्ट से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन फैक्टों में से जो फैक्ट परीक्षा उपयोगी फैक्ट हैं उनको छांट कर लाया गया है, जिसके माध्यम से चीजों को आप समझ लें और चीजों को पकड़ें, ठीक है। तो यह 3 चीजें देखने को मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है, पुरोहितों की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, पुरोहितों की मूर्ति मिली हुई है। आप इसको नोट करके चीजों को लिख लेंगे कि हड़प्पा से भी अन्नागार का साक्ष्य
मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मोहनजोदड़ो के बाद आते हैं हम, इसमें दूसरा आते हैं मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा आते हैं। हड़प्पा स्थल आते हैं। हड़प्पा स्थल में पहला चीज लिखेंगे, हड़प्पा जो स्थल था यह सिंधु सभ्यता में प्रथम प्राप्त किया गया हुआ स्थल था। मैंने आपको कल बताया था कि हड़प्पा स्थल जो था वह सिंधु सभ्यता में प्रथम प्राप्त किया गया स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो उस चीज को लिखेंगे कि हड़प्पा जो स्थल था वह क्या था, हड़प्पा सभ्यता में प्रथम प्राप्त किया गया हुआ क्या था, यह स्थल था। ठीक है, इस स्थल था। दूसरा चीज लिखेंगे कि यह कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान देश के पाकिस्तान देश के पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में मांटा गोमरी एक जिला था, इसी का क्या था, नाम था उसका मांटा गोमरी जिले में स्थित था। ठीक है, जैसे वह लड़काना जिले में था मोहनजोदड़ो, इसी तरह क्या था, यह मांटा गोमरी जिले में क्या था, स्थित था। तो अब लिखेंगे हड़प्पा जो स्थित था पाकिस्तान देश के पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में मांटा गोमरी जिले में क्या था, अवस्थित था। और पूछ किस नदी के तट पर था, तो नदी जो थी वो रावी नदी थी। ठीक है, इस नदी में तट पर था, तो रावी नदी के तट पर था। आप इस चीजों को लिख लिए होंगे। ठीक है, अब चीजों को मिटाते हैं। ठीक है, रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा की जब खुदाई की जाती है तो वहां पे जो अवशेष मिले हैं, जो उसके उत्खनन से जो हमको अवशेष की प्राप्ति हुई है, उससे हमें यही देखते हैं कि यह जो हड़प्पा जो स्थल था वह अर्ध क्या था, और अर्ध औद्योगिक में क्या था, संलग्न था। क्या था, अर्ध औद्योगिक में क्या था, संलग्न था। मतलब कहने का आशा यह है कि यहाँ के जो निवासी लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, तकनीकी का ज्ञान था, उत्पादकता की ओर यह अग्रसर हो चुके थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जो अर्ध औद्योगिक की इकाइयों की ओर, अर्ध औद्योगिक की ओर संलग्न था, तो बोलेंगे हड़प्पा था। इसकी साक्षरता के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके जो तत्वों को जो हम खंगालते हैं, ठीक है, जब तत्वों को हम खंगालते हैं तो हम देखते हैं कि हमको वहां पर तकनीकी की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, उत्पादकता देखने को मिलता है, और उत्पादकता के साथ व्यापार देखने को मिलता है। तो व्यापार तभी होगा जब तकनीकी विकसित होगी, क्योंकि तकनीकी के माध्यम से ही व्यापार किया जा सकता है। उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर अत्यधिक तकनीकी की कुशलता आपके पास रहेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को अत्यधिक जन्म दे सकते हैं। ठीक है, ये चीजों को आप नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चीजों को। फिर इसी में हड़प्पा में हम देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा में जब हम खुदाई और करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें मिले हैं, देखिए। पहला चीज मिले, एक कांस के दर्पण मिले हैं। क्या मिले हैं, कांस के क्या मिले हैं, तो कांस के दर्पण मिले हैं। कर्मचारी का क्या मिला है, कर्मचारी का आवास मिला है। ठीक है, दूसरा क्या मिला है, कर्मचारियों का आवास मिला हुआ है। तीसरा देखते हैं, मिली है कि एक क्या मिला है, एक मुहर मिली है, जिसपे क्या है, एक स्त्री का चित्र है। क्या है, एक स्त्री का चित्र है, और इस स्त्री के चित्र के गर्भ से, मतलब पेट से, ठीक है, स्त्री के चित्र में उसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसका इतिहासकार, जो बोल रहे चीज को इसे लिखते चलेंगे, जिसको इतिहासकार मानते हैं कि यह किसकी मुहर है, तो ये मातृ देवी की मुहर है। क्या है, ये मातृ नहीं, उर्वरकता की देवी की मुहर है, मातृ देवी नहीं, ये उर्वरकता की जो देवी थी उनकी मुहर है। ठीक है, तो यह किसकी मुहर है,
उर्वरता की देवी की क्या है, देवी की मुहर है। ठीक है, तो इन्होंने बताया। ठीक है, वो पूछ सकता है कि उर्वरता की देवी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बोलेंगे हड़प्पा से मिली हुई है। ठीक है, ये चीजों को भी आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा चीज, एक कब्रिस्तान मिला हुआ है, कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसमें R37 नाम की क्या मिली है, कब्र मिली हुई। क्या मिली है, कब्र मिली है। चीजों हो सकता है नीचे ना दिखाई दे, तो इस चीज को लिख लेंगे, कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसमें R37 नाम की क्या मिली है, मोहर मिली हुई है। और पांचवा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, पांचवा जो चीज है वह क्या मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला हुआ है। अन्नागार, अन्नागार का क्या मिला हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ है। और यह अन्नागार कितने भागों में विभक्त था, तो 6 भागों में, मतलब 6 अन्नागार मिला हुआ है। इस चीजों को आप नोट करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। तो 2 मैंने पढ़ लिया, एक हमने मोहनजोदड़ो को पढ़ लिया और एक मैंने हड़प्पा स्थल को भी मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको। तीसरा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चनहुदड़ो जो था सिंध प्रांत के, क्या था, चनहुदड़ो का था सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर क्या था, अवस्थित था। कहां था ये, तो ये था सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर क्या था, तट पर अवस्थित था। और देश पूछेगा तो ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इससे संबंधित जो चीजें हैं मैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से यहाँ के उत्खनन कर, जब उत्खनन होता है, पुरातत्ववेत्ता जब करते हैं उत्खनन, तो यहाँ से जो मिला हुआ है, मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है। क्या कारखाना मिला हुआ है, तो मनका बनाने का क्या मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है, मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज मिला है यहाँ पे बाट बटखरे का। ठीक है, बाट और बटखरे का क्या मिला है, साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो बाट और बटखरे का साक्ष्य भी यहीं से मिला हुआ है। मैं एक चीज बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी ऐसा स्थल नहीं था जहां से बाट बटखरे कम बेसी की मात्रा में न मिले हों। इससे यह प्रसिद्ध होता है जहां से मिले हुए हैं बाट बटखरे, कि लोग क्या थे, अत्यधिक व्यापार वाणिज्य में क्या थे, संलग्न थे। तो यह अगर पूछता है बाट बटखरे, अगर बेसिकली पूछ लेगा, तो ये बाट बटखरे जो आया है यहाँ पे सर्वाधिक मिला हुआ है। क्या मिला, सर्वाधिक मिला हुआ है, सर्वाधिक मिला हुआ है। कहां से, मोहनजोदड़ो से। अगर सर्वाधिक करके आएगा तो बाट बटखरे यहाँ पे बताएंगे चनहुदड़ो से मिला हुआ है। लेकिन ये पूछेगा नहीं, किस लिए, कि क्योंकि बाट बटखरे जो मिले हुए हैं सबसे अधिक, वो कहां से मिले हुए हैं, वह हर जगहों से मिले हुए हैं। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, उच्च कोटि की मोहरें मिली हुई है। क्या है, उच्च कोटि की क्या मोहरें मिली है, मोहरी उच्च कोटि की। पूछ सकता है उच्च कोटि की क्या मिली है, उच्च कोटि की, उच्च कोटि की मोहरें मिली हुई हैं। उच्च कोटि की मोहरें भी मिली हुई, कहां से, चनहुदड़ो से। ठीक है, अब आते हैं चीजों को और देखते हैं। तो अब थोड़ा अब आ गए यहाँ पे, तो थोड़ा सा बाट बटखरे जो आ गए हैं, थोड़ा बाट बटखरे के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में चीजें जब आएंगी तो दिमाग से स्किप कर जाती हैं। नोट करके लिख लेंगे, उसी के आगे नोट करके लिख लेंगे कि जो बाट बटखरे होते थे ना, जो बाट बटखरे होते थे वो क्या होते थे, वह किसके बने होते थे, तो वह जो बने होते थे वह चाट पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे, चाट पत्थर के बने होते थे, चाट पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे, तो चाट पत्थर के बने होते थे। और इनका आकार कैसा था, इनका आकार जो था घनाकार था, घनाकार था। और तीसरा जो था इस बाट बाट के संबंधित, यह 16 के क्या थे, गुणक में थे, 16 के क्या थे, गुणांक में थे। ठीक है, या गुणक में थे। तो बाट बटखरे से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, तो बाट बटखरे जो बने होते थे संदो काल में, वो कैसे बने होते थे, चाट पत्थर के बने होते थे। उनका जो आकार होता था वो घनाकार होता था। और ये कितने कितने गुणक में होते थे, तो 16 के गुणक में होते थे। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी द्वारा नहीं, यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ये वाला 16 के गुणक वाला। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या किया जाए, पूछा जा चुका है 16 के गुणक वाला। ठीक है, चीजों को नोट किए जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए लोग, अब देखिए दूसरी चीज क्या बोला है, मुहरे में मिली हुई है, यहाँ से कुछ जो बोले हैं कि उच्च कोटि की मुहरे मिली हुई है। तो मुहर के बारे में देख लेते हैं। मुहर के बारे में, जो मुहर होती थी ना, मुहर का जो लोग उसी नोट में, इसको नोट में ही नीचे लिखेंगे, जो मुहर होती थी, जो मुहर होती थी वहां पे जो मिली हुई है, वह मुहर का जो कार्य होता था ना, वो वस्तुओं की पहचान के लिए होता था। किसके लिए होता था? वस्तुओं की पहचान के लिए होता था। वस्तुओं की पहचान के लिए उस पे ठप्पा लगाया जाता था या मोहर किया जाता था। इस समय भी हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी विकसित थी, इस समय भी देखने को मिलती है। ठीक है, वो चीजें आगे जैसे आगे आएंगी मैं उसके बारे में और बताते आपको चलूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग महत्वपूर्ण नगर स्थल के जो बढ़ते हैं, इस चीज को तो आप लिख चुके होंगे, अपनी भाषा में चीजों को लिखते होंगे। उसके बाद हम लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल जो था गुजरात राज्य के खंभात के खाड़ी में भोगवा नदी के क्या था, किनारे से था। थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं गुजरात राज्य वाला, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन जितना है उतना ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह जो होती है कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है, और यही जो है इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। तो इसी खंभात की खाड़ी की यहीं पर कौन सा था? लोथल था। क्या था? लोथल था। और लोथल जो था ये बंदरगाह स्थल था, और यह गुजरात राज्य के क्या बोला हूं, गुजरात राज्य के खंभात के खाड़ी के निकट भोगवा नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर था। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर था। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीजों को जब आप जोड़ते चलेंगे तो आपको चीजें, आपका नोट्स बहुत अच्छे निखार में आ जाएगा, और आपको मटेरियल भी खूब दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तट पर था। उसके बाद जो दूसरा जो इसमें है कि यहाँ पर जो हम पुरातात्विक वेत्ता जो देखते हैं, यहाँ पे गोदी का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? गोदी का साक्ष्य। और लोथल से हमें क्या मिला है? गोदी का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला है? लोथल से हमें क्या मिला है? गोदी का साक्ष्य मिला हुआ है। गोदी क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जहां पे जहाजों का जो बेड़ा होता था, जहां पर क्या किया जाता था, ठहराव के रुकता था, बंदरगाह टाइप का, तो वहीं पे क्या इसको गोदी का साक्ष्य मिला। मतलब यहाँ क्या होता था, जहाजों का क्या होता था, जहाजों का क्या होता था, बेड़ा जो होता था, बेड़ा यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे रहता था। ठीक रहता था, इसी को बोलते हैं गोदी। ठीक है, तो जहाज उसमें बहुत बड़े बड़े नहीं होती थी, जहाज मतलब वही नौका ही होती थी, उसी को जहाज का बेड़ा बोला था। मतलब अर्थात यहाँ पे जहाजों का बहुत ज्यादा क्या था, जखीरा था। मतलब यहाँ नावों का बहुत अधिक क्या मात्रा में यहाँ पे नावें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको अगले क्लास में बताया था कि यहीं से हमको क्या मिलती है, मिले लोथल से क्या मतलब नाव का क्या मिला है? टेराकोटा मिला है। क्या मिला है? टेराकोटा मिला है। नाव का क्या मिला? टेराकोटा मिला हुआ है। ठीक है, तो आगे जब इसमें चलते हैं, चीजों को समझते हैं, तो तीसरे में आते हैं जो लोथल था। ठीक है, जो लोथल था वह बताएं कि एक ही भाग में था। ठीक है, एक ही भाग में था। ठीक है, और जो एक भाग में था, और इसके जो ये एक ही भाग था, वह क्या था, चारों ओर से क्या है, चारों ओर से क्या था, दुर्गीकृत था। क्या था? दुर्गीकृत था। चारों ओर से क्या थे? चारों ओर से क्या था? चारों ओर से दुर्गीकृत था। कौन? लोथल चारों ओर से क्या था? लोथल चारों ओर से दुर्गीकृत था। ठीक है, अर्थात जितने में बताया हूं, आपको बताया था, कल मोहनजोदड़ो बताया था, ठीक है, हड़प्पा बताया था, और कालीबंगा बताया था। इसके सारे जो नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, उसी में लोथल भी एक अपवाद में बताया था
कि लोथल जो था वो क्या था, एक भागों में था और एक किसके प्राचीर घेरा से मतलब दुर्गीकृत था, ठीक है, दुर्गीकृत था। तो मैं इसी चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोथल जो था इसी में लोग दोनों लोग रहते थे। कौन रहते थे, जन सामान्य के लोग भी रहते थे और उच्च कोटि के लोग जो थे, उच्च जैसे में उसमें क्या थे, जन सामान्य लोग भी रहते थे और जो सैनिक थे उसमें जो क्या थे, सॉरी, इसमें राजा थे जो थे, उसके मंत्री लोग थे जो इसमें रहते थे, ठीक है, दोनों साथ रहते थे, ठीक है। और ये प्राचीर ऐसा बना हुआ था। आगे चलते हैं, इसी में जब हम आगे चलते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। गोदी का साक्ष्य तो बता दिया, इसको मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसको में हम चलते हैं तो पांचवा चलते हैं, इसमें देखते हैं पांचवा होगा हमको लगता है संभव, तो आप देख के लिख लेंगे। लोथल से मैंने बता रहा हूं आपको, लोथल में कि लोथल में क्या हुआ है कि एक कब्र मिली है, कब्र, ठीक है, क्या मिली है, कब्र मिली है जिसमें एक साथ दो व्यक्तियों को क्या किया गया है, दो व्यक्तियों को क्या किया गया है, दो व्यक्तियों को दफनाया गया है, ठीक है। एक कब्र मिली है जिसमें क्या है, दो व्यक्तियों को क्या किया गया है, दो व्यक्तियों को क्या किया गया है, दफनाया गया है। इस चीज को भी आप नोट किए रहेंगे। फिर उसके बाद छठा में देखता हूं लोथल से एक वर्तन मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वो घड़ा के नुमा का है, उस पे क्या ना, पंचतंत्र एक लोमड़ी की कहानी है या लोमड़ा कहानी है। उस कहानी को दर्शाते हुए उस पे चलचित्र बनाया गया है, चलचित्र बनाया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि लोथल से क्या मिला है, पंचतंत्र की कहानी के चित्र का लोमड़ा का क्या मिला हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है पंचतंत्र की कहानी जो थी उसमें लोमड़ा, जो चालाक लोमड़ा था, उसका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है लोथल से मिला हुआ है, ठीक है, लोथल से मिला हुआ है। लोथल में जब और देखते हैं हम चीजों को, जो हम सातवां इसे यही देख लेते हैं, तो लोथल में हमें क्या होता है, कई देशों की क्या मिली है, हमको क्या मिले, मुहरे मिली है। तो जिसमें जो मुहरे मिली है उसमें दो देश इंपॉर्टेंट हैं, एक है फारस, फारस की खाड़ी से मिली है, फारस की खाड़ी किसी मिली है, फारस देश की मोहर, फारस देश की मोहर मिली हुई है, फारस देश की मोहर मिली हुई है। और दूसरा मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर मिली हुई है, ठीक है। तो ये जो दोनों मोहरें थी ना, मोहरों का जो आकार था वो कैसा था, बेलनाकार था, बेलन के आकार की मोहर थी, ठीक है, बेलनाकार था। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की जो मोहर थी जो लोथल से मिली हुई है उसका आकार कैसा था, तो बेलनाकार था, बेलन के प्रकार का था, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं चीजों को, उसके बाद जो हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जो पढ़ा होगा कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, काले रंग की क्या होता है, चूड़ियां होता है, क्या होता है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है कालीबंगा का, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, काले रंग की क्या होता है, चूड़ियां होता है, क्या है, काले रंग की चूड़ियां होता है, किसका, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, काले रंग की क्या होता है, चूड़ियां होता है। ये जो सेंदो स्थल है ये कहाँ पाया गया है, राजस्थान राजस्थान राज्य के हनुमान हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जिले के कहाँ पाया गया है, हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के तट पर पाया गया है। कहाँ पाया गया, घग्घर, ठीक है, घग्घर नदी के किस तट पर पाया गया है। तो मैंने आपको बताया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है,
और जो ये स्थल पाया गया है राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर पाया गया है। ठीक है, इस जब स्थल को जब हम लोग देखते हैं, तो जब इस स्थल को हम लोग देखते हैं, क्योंकि नीचे इसलिए नहीं लिखा हूँ कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे लिखता चल रहा हूँ। आप चीजों को अपने बुक में, कापी में, नोट्स में लिखते चलेंगे। ठीक है, चीजों को समझते हैं कि यहाँ से जब हम पुरातात्विकवेत्ता यहाँ की जब उत्खनन करते हैं तो क्या क्या पाते हैं। यहाँ से जो पहला चीज पाया गया है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, कच्ची ईंटों का क्या मिला है, कच्ची ईंटों का क्या मिलता है, कच्ची ईंटों का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। और जो एक कच्ची ईंटें थी ना, ये अलंकृत ईंटों थी। क्या थी, अलंकृत ईंटें थी, अलंकृत थी। ये जो कच्ची ईंटें थी कैसी थी, अलंकृत थी। अलंकृत में क्या, इस पे कुछ चलचित्र बनाए गए थे, या फूल हो चाहे कुछ चीज के जो थे उसमें क्या होता है, चित्र बनाए जाते थे। तो वही पूछ सकता है कि कहाँ से हमें अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है, या पूछ सकता है कहाँ से हमें कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो आप बताएंगे कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में और चीज जो हम देखते हैं, तो दूसरा चीज देखते हैं, तो कालीबंगा से हमें जोते हुए, क्या है, जूते हुए वो खेतों का साक्ष्य मिला। क्या मिला है, जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ। क्या मिला है कालीबंगा से, तो कालीबंगा से हमें क्या मिला, जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। और चौथा 7 हवन कुंड मिला हुआ है। क्या मिला है, 7 हवन कुंड मिला हो। तो मैंने क्या बताया है कि जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, अग्नि वेदिता का साक्ष्य मिला है, 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। और जो 5वां था सेलखड़ी और मिट्टी की मुहर मिली है। क्या है, सेलखड़ी और मिट्टी की मुहर भी मिली है। तो मैंने बता दिया इतना, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला, वही कच्ची और अलंकृत ईंटों का एक में लिख लेंगे कि जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है, अग्नि वेदिका मिली हुई है, 7 हवन कुंड मिले हुए हैं, सेलखड़ी और मिट्टी की मुहरें मिली हुई है। कहां से मिली हुई है, कालीबंगा से मिली हुई है। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो चलेंगे धौलावीरा। अभी चीजों को लिखवाते तो इतना लंबा लेक्चर हो जाता है कि फिर दिक्कत होने लगती है। ठीक है, क्या चलेंगे, धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धौलावीरा जो था ये भी गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, जो कच्छ के भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, मैंने बता रहा हूँ धौलावीरा जो है, मैंने बताया हूँ ये जो हिस्सा है, मैंने यहाँ पे लोथल बताया था, तो ये यहाँ पर था। ठीक है, कौन सा, धौलावीरा। जो धौलावीरा था वो यहीं पर था, और लोथल जो था ये यहाँ पे था। ठीक है, कौन था, लोथल जो था यहाँ पे था। मैंने बताया हूँ कि यही जो दोनों जो हैं ये कहाँ पे हैं, गुजरात में है, गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में देखने को मिलते हैं। धौलावीरा जो था वो कहाँ पे था, गुजरात में अवस्थित था, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में अवस्थित था। ठीक है, और गुजरात के कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की जो खाड़ी है मैंने बनाया था वो कैसा था, कच्छ की खाड़ी में बना देता हूं आपको। ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, इसी में क्या था, धौलावीरा अवस्थित था। और मैंने यहीं पे बनाया था, लोथल बनाया था, जो एक क्या था, खंभात की खाड़ी। आप जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यह था। उसके बाद जब हम दूसरा चीज देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है, धौलावीरा से हमें क्या मिला है कि हमको एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला, स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। जब इतिहासकार उत्खनन कार्य कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी आकृति मिली जिसको उन्होंने देखकर यह कयास लगाया कि यह स्टेडियम ही रहा होगा। ठीक है, स्टेडियम ही रहा होगा। और इसके स्टेडियम के चारों ओर सीढ़ी नुमा आकृति में क्या मिली थी, सीढ़ी नुमा आकृति में क्या मिली थी, तो सीढ़ी नुमा आकृति में बैठने के लिए क्या था, सीढ़ी नुमा आकृति में ऐसे करके सीढ़ी नुमा आकृति में बैठने के लिए चारों ओर क्या थी, सीढ़ियां थी।
तो इतिहासकार ये बताया कि ये लग रहा है कि स्टेडियम था, ठीक है। तो वही पूछ सकता है क्वेश्चन, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो धौलावीरा ही बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं इसमें तीसरा, देखिए इसी में तीसरा हम देखते हैं, तीसरा चीज को हम देखते हैं। तो तीसरा, धौलावीरा के जो लोग थे, या जो निवासी थे, धौलावीरा के लोग जो निवासी थे, ठीक है, धौलावीरा के जो लोग और निवासी थे, उनको उनको क्या किस चीज की जानकारी थी, तो उन्हें क्या था, जल संरक्षण के बारे में जानकारी था। क्या था, जल संरक्षण के बारे में क्या थी, जानकारी थी। जल संरक्षण के बारे में क्या थी, जानकारी थी। किनके बारे में, यहाँ के जो धौलावीरा के लोग थे, वहाँ के निवासी थे, वो जल संरक्षण के बारे में क्या थी, जानकारी थी। वो जल संरक्षण जो बड़े क्या मानते थे, जल संरक्षण का जो काम करते थे, वो बांध बनाकर करते थे। और इन जल संरक्षणों से जो पानी जो होता था, जो इकट्ठा होता था, उससे क्या करते थे, तो सिंचाई कार्य करते थे। सिंचाई का जो आज डैम बनाकर किया जाता है, मतलब वही कार्य करते थे, सिंचाई का कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्थल पर चलते हैं। नेक्स्ट जब स्थल पर हम चलते हैं आज, तो स्थल का नाम है, क्या नाम है, सूतकांगेंडोर। क्या नाम है, सूतकांगेंडोर। सूतकांगेंडोर लिख लेंगे, सूतकांगेंडोर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जब लिखेंगे, यह संदोष सभ्यता का यह स्थल था, यह संदोष सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो पश्चिम में अवस्थित था, ठीक है। मैं आपको बताया था कि पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में यही सूतकांगेंडोर था। जब ऐसे हायरार्की बनाकर मैं बताया था, तो यही पश्चिम में यही सूतकांगेंडोर था। और सूतकांगेंडोर जो था, वह पाकिस्तान के कहाँ था, तो जो सूतकांगेंडोर था, पाकिस्तान के क्या था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर था। क्या पे था, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में किस नदी के तट पर था, तो दास्क नदी के तट पर था। दास्क नदी के किसकी तरफ था, दास्क नदी के तट पर था, ठीक है। ये आप देख लीजिए, सूतकांगेंडोर के बारे में इतना ही था जानकारी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो बनावली के बारे में देखते हैं। क्या कहते हैं, बनावली के बारे में। बनावली ये भी एक स्थल है, इसके बारे में चीजों को समझ लेते हैं। बनावली के बारे में बताते हैं। बनावली जो था, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। यह जो था, ये कहाँ था, तो बनावली जो था कहाँ पर था, तो हरियाणा जो हमारा राज्य है, हरियाणा राज्य के हिसार जिला में, किस जिला से, हिसार जिले में अवस्थित है, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बनावली से क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा, इसी को बोलते हैं प्राक या पूर्व हड़प्पा और परिपक्व या विकसित हड़प्पा क्या मिलते हैं, हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, देखिए चीजों को समझिए। प्राक के हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा, चीजों को समझा देते हैं थोड़ा सा। मैं बोला हूं कि बनावली से हमें प्राक के हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा के, और या परिपक्व हड़प्पा या विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात चीजों को समझते हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब ये है कि जब हड़प्पा काल अपने प्रारंभिक काल अवस्था में थी या प्रारंभिक अवस्था में थी और वह नगर की ओर विकसित हो रही थी, तो उस समय के भी हमें कुछ साक्ष्य या अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जब ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, अपने पूर्व विकसित की अवस्था को प्राप्त कर ली, तो भी यहाँ के स्थल हमको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, प्राक हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा या विकसित हड़प्पा के साक्ष्य कहां से हमें देखने को मिलते हैं। चाहे यह पूछ सकता है, इसमें कोई भी नाम आपको देकर घुमा सकता है। तो आप बोलेंगे बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में हमको क्या देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, चीजों को और पढ़ते हैं। कुछ करते हैं, राखीगढ़ी।
राखी गढ़ी के बारे में देखते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के बारे में देखते हैं। तो ये भी जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ये हरियाणा की अभी है, हरियाणा के हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में देखने को मिलता है राखी गढ़ी भी। राखी गढ़ी से हमें जो किस नदी के तट पर था इसको भी देखते हैं। तो जो नदी थी वो घग्गर थी। कौन सी नदी थी? तो नदी जो थी घग्गर नदी थी। घग्गर नदी के तट पर था, घग्गर नदी के तट पर था। ठीक है, तो आपने दो चीज देख लिया। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर था। किस नदी पर था? घग्गर नदी पर था। दूसरा जो इसमें हम चीजों को देखते हैं, तो यहाँ से भी हमें क्या, वही जो मैंने बनावली बताया हूं कि प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा या विकसित हड़प्पा के क्या देखने को मिलते हैं? तो विकसित हड़प्पा के क्या स्थल देखने को मिलते हैं। तो पूछ सकता है, चाहे बनावली दे दे चाहे राखी गढ़ी, दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जितने भी हड़प्पा के स्थल मिले हैं, ठीक है, अब तक खुदाई में, उसमें सबसे बड़ा जो कोई स्थल मिला हुआ है तो कौन सा मिला हुआ है? राखी गढ़ी। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि भारत में मिला हुआ सबसे बड़ा सिंधु घाटी के सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो बोलेंगे राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भी बोलेंगे राखी गढ़ी। क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप चीजों को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चीजों को देखते हैं, तो आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल में कुछ ऐसे स्थल हैं जो यूपी से भी मिले हुए हैं, मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई आप परीक्षा देते हैं तो उसमें यूपी स्पेशल नाम का एक अलग से विषय है, पढ़ाया जाता है, जिसमें यूपी के बारे में आपको जानकारियां होती हैं। मैं जैसे जैसे इतिहास विषय आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आगे हम यूपी संबंधित जो चीजें आएंगी इतिहास में, उस चीजों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका क्या होगा कि जो चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ यूपी से संबंधित भी चीजों पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चीजें छूट जाएंगी उसे आप यूपी स्पेशल से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो चीजें क्या होंगी, परिपूर्ण हो जाती हैं। होता क्या है कि जब चीजें छोड़ कर पढ़ी जाती हैं, ठीक है, एक विषय के रूप में पढ़ी जाती हैं, तो आपको क्या होता है, चीजें भूलने लगती हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यही चीजों को यहीं पेन डाउन करा दूं, जो स्थल जो हड़प्पा के हैं, जो यूपी में मिले हुए हैं। पहला है, तो लिखेंगे आप इसी सब ये जो सब टॉपिक है इसी में आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल, उत्तर प्रदेश के कुछ हड़प्पा स्थल। ठीक है, इसमें पहला आप लिखेंगे आलमगीरपुर। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले लिखिए, आलमगीर जो पुर है वह उत्तर प्रदेश प्रांत के मेरठ जिला में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? तो यूपी में मेरठ जिला है। ठीक है, मेरठ जिला में। ठीक है, यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे क्या है, अवस्थित है। इसी में लिखेंगे, इसकी जो खोज हुई थी वह 1958 में याज्ञदत्त, क्या नाम है, याज्ञदत्त शर्मा, क्या नाम है उनका, याज्ञदत्त शर्मा ने की थी। क्योंकि यह यूपी से संबंधित है तो इसकी बारे में थोड़ा अत्यधिक चीजों को जानना
हमारे लिए अपरिहार्य है, ठीक है, ने की थी। इससे समझ कुछ जो उत्खनन में जो चीजें मिली हैं उसको थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लिए होंगे 1958 में याज्ञ शर्मा ने आलमगीर पुरातात्विक स्थल की क्या की, खोज की। आप अपने भाषा में चीजों को लिखते चलेंगे, ठीक है, जिससे चीजें क्या होंगी, बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ बुलेट पॉइंट में लिखते चलेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद चीजों को मैं समझता हूं कि आलमगीरपुर से जो पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं उसमें क्या मिले हुए हैं, रोटी बनाने की क्या मिली है, रोटी बनाने की क्या मिली है, बेलन और चौकी मिली है। क्या मिली है, रोटी बनाने वाली, रोटी बनाने के लिए बेलन और चौकी, ऐसे करके दिया है, ठीक है। दूसरा चीज में क्या मिला हुआ है, टूटी हुई कटोरी, टूटी हुई कटोरी के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। तीसरा चीज में मिला हुआ है कि इसमें तीसरा चीज मिला हुआ है, एक मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है। क्या है, मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है जिसपे मोर और गिलहरी, मोर और गिलहरी का क्या मिला हुआ है, साक्ष्य मिला हुआ है। तथा इस पे कुछ क्या है, इस पे कुछ लिपियां कुछ हम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कुछ इस पे इसी मिट्टी के बर्तन में कुछ लिपियां देखने को मिलती हैं। इतिहासकार इससे कयास लगाते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, लिपियों और लेखन कला से क्या थे, परिचित थे। क्या थे, परिचित थे, ठीक है। इन चीजों को आप लिख लेंगे कि रोटी बनाने के लिए बेलन और चौकी मिली है, टूटी हुई कटोरी के अवशेष मिले हुए हैं, एक बर्तन मिला हुआ है जिसपे मोर और गिलहरी के साक्ष्य मिले हुए हैं, और यहाँ के लोग उस बर्तन के नीचे लिपि का प्रयोग किए हैं, जिसे इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, लिपियों से क्या थे, यहाँ के लोग लिपियों से परिचित थे। उसके बाद कुछ स्थल और देखते हैं इसी में, जैसे दूसरा जो स्थल है उसका क्या नाम है, दूसरा लुहास नाम है, हुलास नाम है। क्या नाम है, हुलास। ये कहां पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है, ठीक है। तीसरा स्थल इसमें देखते हैं, कैराना है। ये कहां पड़ता है, तो कैराना हमको लगता है कैराना बागपत में पड़ता है। क्या सॉरी, शामली में सॉरी शामली में पड़ता है। उसके बाद चौथा जिसमें हम स्थल देखते हैं, तो चौथा जो स्थल है बड़ा गांव है। क्या है, बड़ा गांव है। और ये बड़ा गांव जो स्थल पड़ता है वो कहां पड़ता है, बागपत में पड़ता है, बागपत में पड़ता है। उसके बाद पांचवा जो स्थल है, पांचवा स्थल जो हम देखते हैं, तो पांचवा स्थल का नाम क्या है, तो मानपुरा है। और यह जो स्थल कहां पर है, बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंद शहर में पड़ता है, ठीक है। छठवां जो स्थल है इसमें मांडी गांव है। क्या नाम है, मांडी गांव है। मांडी नहीं है, मांडी गांव है, चीज को नोट कीजिएगा। मांडी वो वाला मांडी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडी गांव है, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, पड़ता है। तो चीजों को नोट किए रहिएगा। मैंने आपको आलमगीरपुर बताया, फिर उसका हुलास बताया जो सहारनपुर में पड़ता है, फिर कैराना बताया शामली में पड़ता है, बड़ा गांव बताया बागपत में पड़ता है, मानपुरा बताया जो बुलंदशहर में पड़ता है, मांडी गांव बताया जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है। यह यूपी के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हड़प्पा काल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे चीज हैं जो छूट गए हैं, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, और जैसे होता क्या है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह स्थल पूछा जाता है, नदियों किस नदी के किनारे है वो पूछा जाता है, किस वर्ष में इनकी खोज की गई वो पूछा जाता है, और उत्खनन करता कौन थे या इनके खोजकर्ता कौन थे वो पूछा जाता है। इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। आप बनाएंगे, पहला आप एक पेज ले लीजिए, पूरा एक पेज होना चाहिए, जहां पे लिख रहे हैं उस चीजों को छोड़ दीजिए, दूसरे नेक्स्ट पेज पर आप इस चीज को बनाएंगे। पहला आप लिखेंगे स्थल के बाद लिखेंगे नदियों के नाम,
नदियों के नाम, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। नदियों का नाम उत्खनन करता, उत्खनन, उत्खनन करता, उत्खनन करता के बाद बोलेंगे उत्खनन, उत्खनन करता, उत्खनन करता। चलिए अब बाद में उत्खनन का वर्ष लिखेंगे, उत्खनन का वर्ष, और यहाँ पे लिखेंगे उत्खनन करता, उत्खनन करता लिखेंगे। पहला जो स्थल हम लिखते हैं इसमें, कौन सा पहला स्थल लिखते हैं? हड़प्पा, हड़प्पा। मैं बोलता चलूं, आप चीजों को इसी में लिखते चलेंगे। पहला स्थल, जैसे समय, अब समय वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं लिखने लगूंगा, तो हड़प्पा लिखिए। हड़प्पा में हम लिखेंगे नदियों के नाम में तो रावी नदी, और उत्खनन वर्ष में लिखेंगे तो 1921 में, और उत्खनन करता लिखेंगे दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, चीजों को समझते हैं। मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, वर्ष 1922 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है। और इससे संबंधित थे राखल दास, कौन थे? राखल दास बनर्जी थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालिए इसमें, चंद्रहुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पर था, इसकी खोज जो हुई थी 1931 में हुई थी, और जो इससे संबंधित व्यक्ति थे वो थे उससे संबंधित जो थे गोपाल, गोपाल करके गोपाल मजूमदार थे। क्या थे? गोपाल, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार थे, ठीक, देख लीजिए यही है, गोपाल मजूमदार थे। चौथा चलते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा जो था घग्गर नदी के तट पर था, और 1953 में खोजा गया था। इससे संबंधित दो लोग थे, बीडी, क्या लिखे? बीडी लाल और बीके थापर। कौन थे? बीडी लाल, बीके थापर, लिखिए। फिर उसके बाद कोट दीजी, कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर था। इसकी खोज जो हुई थी वो भी 1953 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे फजल अहमद। क्या था उनका नाम? फजल अहमद, जल अहमद, क्या थे? फजल अहमद थे, ठीक है। उसके बाद है रंगपुरा। कौन था? रंगपुरा, रंगपुरा देखते हैं, रंगपुर जिसको बोलते हैं रंगपुर, ठीक है। रंगपुर में ये मादर नदी थी, वर्ष 1953 में ही खोजा गया था, और इसको जो खोजे थे उनका नाम था रंगनाथ राव। क्या था? रंगनाथ राव था। क्या नाम था उसका नाम? उनका नाम था रंगनाथ राव, रंगनाथ राव था, ठीक है। ये जो रंगपुर है, मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे नया स्थल आया है रंगपुर। जब मैं गुजरात वाला जो फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तो यह जो गुजरात का ये क्षेत्र होता है, इसको अब सौराष्ट्र बोला जाता था, सौराष्ट्र बोला जाता है, ठीक है, सौराष्ट्र बोला जाता है। इसी क्षेत्र को काठियावाड़ का प्रायद्वीप भी कहता है, काठियावाड़ का प्रायद्वीप। तो ये जो रंगपुर था, इसी काठियावाड़ के प्रायद्वीप में अवस्थित था, इसी वाला क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे रंगपुर, ठीक है, चीज को समझेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रोपड़, सतलज नदी के तट पर, खोज का जो वर्ष है 1953 ही है, ठीक है। इसकी जो खोज किए थे यागदत्त शर्मा ने किया था, जिन्होंने यागदत्त शर्मा ने बताया हूं कि जो आलमगीरपुर की खोज किए थे उन्होंने इसकी भी खोज की, ठीक है। अब आते हैं लोथल। लोथल जान ही रहे हैं, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर था, ठीक है, और इसकी खोज 1955 ईस्वी में, ठीक है, रंगनाथ राव ने किया था। जो रंगपुर की खोज की थे उन्होंने लोथल की भी खोज किया था, क्योंकि लोथल जो था यहाँ पे था, ठीक है, दोनों गुजराती में था। आगे चीजों को समझते हैं। आलमगीरपुर में बता ही दिया, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। इसकी जो खोजी वर्ष है वह 1958 है, यागदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बनावली। बनावली था रंगोई नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर था। खोज का जो वर्ष है 1974 है, 1974 है, और इसके जो खोजकर्ता है उसका नाम है रविंद्रनाथ बिष्ट। क्या नाम है? रविंद्रनाथ बिष्ट, रविंद्रनाथ बिष्ट। चीजों को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा नदी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, यहाँ पे इसको खींच देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो खोज की गई थी
1990 से 1991 में खोजी गई थी। ठीक है, इसी के बीच में खोजा गया था। इसके जो खोजकर्ता थे वो भी थे रविंद्रनाथ बिष्ट थे। क्या था? रविंद्रनाथ बिष्ट। ठीक है, रविंद्रनाथ बिष्ट थे। ऐसा इसलिए मैं किया हूं क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक एक चीजों को लिखवाने लगता तो हमको क्या लगता, काफी समय लगता। मैंने आपको पहले क्या बताया है, स्थल बता दिया है, उसके बाद नदियों के नाम बता दिया है, उत्खनन वर्ष बता दिया है और उत्खनन कर्ता भी बता दिया। ठीक है, अब चारों चीज यहीं से क्वेश्चन क्या है आते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक स्थल पूछ देगा, वर्ष पूछ देगा, स्थल पूछ देगा, खोजकर्ता पूछ देगा, या खोजकर्ता पूछ देगा, स्थल पूछ देगा, नदियों का नाम पूछ देगा। ऐसे करके क्वेश्चन घुमाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।